अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मौत मेरे सामने बैठी मुझे गज़बनाक नज़रों से घूर रही थी। सिर्फ जेब में हाथ डालकर जहरीला सिगार निकालना था। अब मेरा कुछ छुपाना बेकार है। आप जीत गए। मेरा नाम कमालुद्दीन है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और पाकिस्तान से एक ख़ास मिशन पर यहाँ भेजा गया था। वो मिशन क्या है? उसने तेज़ आवाज़ में पूछा। मैंने अपने माथे पर बेकरारी से हाथ फेरा और कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिगार के 2-3 कश लगा लूँ, फिर आपको सब कुछ बता दूंगा। अयर ने इस बात में सर हिलाकर मुझे इजाज़त दे दी। मैंने फाइल घुटनों से हटाकर सोफे पर रख दिया और बाएं जेब में हाथ डालकर सिगार निकाल लिया। उसने पिस्तौल ज़रा ऊपर उठाकर कहा, मुझे दिखाओ ये सिगार। मैंने सिगार उसको दे दिया, लेकिन इस अंदाज से पकड़ाया कि उसका सीधा रुख उसकी जानब रहा, ताकि अगर बेख्याली में उसका हाथ सिगार के खुफिया बटन पर पड़ जाए तो जहरीली फुहार निकलकर उसके मुंह पर पड़े। उसने सिगार बाएं हाथ में लेकर सूंघा, घुमा फिरा कर गौर से देखा, फिर उसे अपने करीब तपई पर रख लिया और बोला, मैं तुम्हें सिगार पीने की इजाज़त नहीं दे सकता। मुमकिन है इसमें जहर हो और तुम खुदकुशी कर लो। एक लम्हे के लिए मुझे अपने आप पर उस बेबस अलादीन का गुमान हुआ जिसका तिलिस्मी चिराग उससे छीन लिया गया था। मेरे जहन में अंधेरा सा छा गया। बाजी मेरे हाथ से निकल गई थी। मालिनी और उसका नौकर किसी वक्त भी आ सकते थे। अपनी जगह से हरकत न करना। मैं फ़ोन करके इसका वार्ड तलब कर रहा हूँ। यह कहकर वो जैसे ही सोफे से उठा, मैंने बैठे बैठे ज़रा सा पीछे होकर दोनों पाँव जोड़कर एक भरपूर ठोकर उसके हाथ पर मारी। पिस्तौल उसके हाथ से गिर गया। मैंने शेर की तरह जुस्त लगाई और तर्जनापुली के बूढ़े एसपी की गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में जकड़कर उसे पूरी ताकत से एक झटका दिया। यूं लगा जैसे उसकी गर्दन अलग हो गई हो। मैंने आहिस्ता से अपना बाजू खोल दिया। गर्दन अलग नहीं हुई थी, लेकिन कदरे लंबी होकर लटक गई थी। मनके की हड्डी यकीनन कई जगहों से टूट चुकी थी। वो लाश बनकर सोफे पर गिर पड़ा। मैंने अपना कीमती शिकार उठाकर जेब में रख लिया, फिर फाइल में से अपना स्केच नोच कर उसका गोला बना लिया और दूसरी जेब में ठूंस लिया। रुमाल निकाल कर सोफे पर जहां मैं बैठा था और तपई पर से जहां से मैंने सिगार उठाया था और फाइल पर से अपनी उंगलियों के निशान रगड़ कर साफ किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि इतलाई घंटी बजने लगी। मैं उछल पड़ा। दरवाज़ा अंदर से मकफल था, इसलिए मैं कोठी के किचन की तरफ दौड़ा। किचन की खिड़की जो पीछे खुलती थी उस पर सलाखें लगी थीं। दरवाजे की घंटी एक बार फिर बजी। खतरा मेरे सर पर मंडरा रहा था। मैं इस कोठी के कमरों से वाकिफ नहीं था। बेडरूम में गया, उसकी कोई खिड़की नहीं थी। क्या मुझे मालिनी और उसके नौकर को भी कत्ल करना पड़ेगा? लेकिन इससे पहले मैं वहां से फरार होने की पूरी कोशिश करना चाहता था। दरवाजे की घंटी बार बार बज रही थी। अब मुझे मालिनी की आवाज़ भी सुनाई दी। वो तामुल ज़बान में अपने बाप को आवाज़ें दे रही थी। मैं बेडरूम से मुकम्मल तीसरे कमरे की तरफ बढ़ा तो मुझे अपने पीछे दरवाज़ा दिखाई दिया। मैंने रुमाल हाथ में लेकर उसे खोला। आगे एक और जालीदार दरवाज़ा था। उसे खोला तो सामने कोठी का कभी बागीचा था। एक ही मिनट बाद मैं कोठियों के बीच वाली छोटी सी कच्ची सड़क पर तेज तेज कदम उठाता चला जा रहा था। ये कोठियों के पिछवाड़े थे और यहाँ जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ड्रम पड़े हुए थे। मैं नारियल के दरख्तों के एक जखीरे में से होता हुआ बड़ी सड़क पर काफ़ी दूर जा निकला, फिर पैदल ही अपने होटल की तरफ चलना शुरू कर दिया। एक चौराहा अबूर करने के बाद टैक्सी मिल गई और शुरू रात के अंधेरे में अपने होटल पहुंच गया। मैं चाहता था कि अगर मालिनी मुझे फ़ोन करे तो मैं अपने कमरे में ही मौजूद हूँ। मैंने कमरे में आकर मुँह हाथ धोया और जेब से मालिनी के बाप का बनाया हुआ स्केच निकाल कर उसे पुर्दे पुर्दे किया और सनक में बहा दिया। मुझे मालिनी की कॉल का इंतज़ार था और यह भी एहसास था कि बाप की लाश देखकर उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ेगा। उसे फ़ोन करने का होश कहाँ होगा। 1 घंटे बाद मालिनी का फ़ोन आ गया। उसकी आवाज़ रिंधी हुई थी। उसने सिसकियाँ भरते हुए कहा कि किसी ने उसके डैडी का फ़ोन कर दिया है। मुझे जिस तरह की अदाकारी करना थी मैंने की और फिर फ़ौरन टैक्सी पकड़कर उसकी कोठी पर जा पहुंचा। वहां पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थीं। लोगों का हुजूम था। चूँकि मेरे पहचान लिए जाने का ख़तरा था, इसलिए मैं उस टैक्सी में वापस आ गया और अपने कमरे से आवाज़ बदल कर मालिनी को फ़ोन किया कि मैं विक्टोरिया क्लिनिक से डॉक्टर रत्नाकर बोल रहा हूँ। मिस्टर राजाराम तिवाड़ी को हादसा पेश आ गया है। उनके सर पर गहरी चोट आई थी। उनसे बात नहीं हो रही थी, मगर उन्होंने हमें आपका फ़ोन नंबर देकर ताकीद की कि आपको इतला दे दें। मालिनी ने परेशानी से पूछा, अब वो कहाँ हैं? मैंने उसी आवाज़ में कहा।
उनकी किसी फर्म का एक मैनेजर आकर उन्हें अपनी कोठी ले गया है। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। 2 रोज़ बाद मैंने अपने सर पर पट्टी बांधी और सुबह सुबह मालिनी की कोठी पहुंच गया। मालिनी मुझे देखते ही फरते गम से रोने लगी। उसकी हिचकियां नहीं थमती थीं। मैं उसे हौसला दे रहा था और उसके बाप के कत्ल पर इंतहाई तज्जुब और गम का इजहार कर रहा था। जब उसकी हालत ज़रा संभली तो उसने मेरे हादसे के बारे में तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा गम भी लग गया था। अब तुम कैसे हो? हादसा कहाँ हुआ था? अब तुम ठीक हो ना? मैंने उसे तसल्ली दी। उस वक्त मालिनी की रिश्तेदार हिंदू औरतें विष्णु भगवान की मूर्ति के आगे बैठी आरती उतार रही थीं। मालिनी ने बताया कि बाप के बाद अब दुनिया में उसका कोई नहीं रहा, सिर्फ एक बड़ी बहन है। मैं अकेली कैसे जिंदा रहूंगी? मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं बहुत जल्द उसको अपने पास ले जाऊंगा। मैंने उससे पूछा कि पुलिस का उसके बाप के कत्ल के बारे में क्या ख्याल है। वो साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछकर बोली, पुलिस के एएसपी भटनागर आचार्य का ख्याल है कि ये उसी पाकिस्तानी जासूस का काम है जो इससे पहले सीआईडी के अफीसर को हलाक कर चुका है, क्योंकि मेरे डैडी इस पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी के सिलसिले में इंतहाई सरगर्मी दिखा रहे थे। काश मुझे वो राक्षस मिल जाए, मैं उसका खून पी जाऊँ। मैंने कहा। फिर मेरे पूछने पर कि पुलिस को कातिल के खिलाफ कोई सुराग मिला है, उसने नफ़ी में सर हिला दिया। अब कुछ लोगों की आमद शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने सर में दर्द का बहाना किया और अगले रोज़ मिलने का वादा करके उठा तो उसने मेरा हाथ थाम लिया और कोठी के बरामदे में आकर कहने लगी, तुम भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? मैं उसे इत्मीनान दिलाकर वापस आ गया। तर्जना पुलिस से दिल्ली की जानब कूच करने में अब सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए थे। मैं एक एक दिन गिन रहा था। मालिनी तन्हाई के शदीद एहसास में मुब्तला थी। सुबह शाम उसके फ़ोन आते, किसी वक्त वह खुद गाड़ी लेकर मेरे होटल पहुंच जाती। उसका यूं मेरे यहाँ आना मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता था, लेकिन मैं उसे रोक भी नहीं सकता था। चुनाचे मैं शाम को भी अक्सर होटल से गायब रहने लगा। एक रोज़ शाम होने से कुछ पहले मैं तर्जनापुली के रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। तर्जनापुली का रेलवे स्टेशन हमारे लाहौर स्टेशन जितना ही है। 6 प्लेटफार्म हैं जिनको पुलों के जरिए मिलाया गया है। मैं प्लेटफार्म नंबर 5 पर टहल रहा था। मद्रास की तरफ से कोई एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली थी। प्लेटफार्म पर काफ़ी रौनक थी। मैं सिगरेट सुलगाकर एक खाली बेंच पर बैठ गया और मुसाफिरों को देखने लगा। इतने में एक दरमियाने कद वाला धोती कुर्ता पोश आदमी मेरे करीब आकर बैठ गया। वह बीड़ी पी रहा था और पान चबाए जा रहा था। उसने अंग्रेजी में मुझसे पूछा, गाड़ी लेट तो नहीं है? शायद मुझे मालूम नहीं, मैंने कहा और उसकी तरफ देखा तो जिस्म में खून मुंजमद होता महसूस हुआ। वह मनहूस मेरी तरफ मैनिखेज नज़रों से देखते हुए मुस्करा रहा था। मैंने उसे पहचान लिया। यह वही आदमी था जो सिनेमा घर की लॉबी में उस भारतीय जासूस के पास खड़ा बातें कर रहा था, जिसने मुझे गिरफ्तार किया था और जिसको मैं कत्ल कर चुका था। मैंने सिगरेट फेंक कर पाँव तले मसला और उठकर प्लेटफार्म के गेट की तरफ चलने लगा। मुझे महसूस हुआ कि वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं रेलवे टी स्टैंड के काउंटर पर रुक गया और कॉफ़ी के लिए कहा। फिर नज़रें चुरा कर देखा। वह कुछ फासले पर एक मिलिट्री पुलिस वाले से बातें कर रहा था। उसने एक बार मेरी तरफ इशारा भी किया। मैं सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। मैंने कॉफ़ी का पहला ही घूंट लिया था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, मिस्टर तुम गिरफ्तार हो चुके हो। मैंने पलट कर देखा। मिलिट्री पुलिस के सिपाही का एक हाथ मेरे कंधे पर और दूसरा हाथ अपनी कमर के साथ बंधे हुए पिस्तौल पर था। वही मनहूस काला आदमी पास खड़ा अपनी जबान में मिलिट्री पुलिस वाले को खुदा जाने क्या कह रहा था। यह शख्स झूठ बोलता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? यह कहकर मैं एक तरफ चलने ही वाला था कि फौजी ने पिस्तौल निकाल लिया। मेरे कदम वहीं रुक गए। फौजी ने सीटी बजाई। दूसरे प्लेटफार्म से उसके 2 साथी और भी आ गए। उन्होंने मेरे हाथ पीछे बांध दिए और रेलवे स्टेशन से बाहर ले आए। लोगों का हुजूम हो गया। वो मुझे और मेरे मुखबर को मिलिट्री जीप में बिठाकर वहां से चल पड़े। मैंने रास्ते में मिलिट्री पुलिस वाले से कहा कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक सीक्रेट मिशन पर हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए, मगर उसने मुझे सख्ती से खामोश रहने को कहा। रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर फौज का रेजिमेंटल ऑफिस था। मुझे वहाँ एक कैप्टन के सामने पेश किया गया तो मैंने उसे अंग्रेजी में कहा, मेरी पतलून की पिछली जेब में एक बटवा है जिसमें मेरा शनाख्ती कार्ड है, उसे एक नज़र देखो, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरा मुखबर दफ्तर के बाहर खड़ा था। मेरे हाथ अभी तक पीछे बंधे हुए थे और मेरे दाएं बाएं दोनों फौजी जवान खड़े थे। कैप्टन ने, जो एक नौजवान मद्रासी था,
मेरी पतलून की पिछली जेब में बड़ी रौनक और शान बे नियाजी से हाथ डालकर बटवा निकाला और उसमें से शनाख्ती कार्ड खोल कर देखा। उस वक्त मुझे कर्नल सारथी के उन अल्फाज का जिंदा नमूना नजर आया कि ये कार्ड एक तलिस्म है और खोलजा सिमसम का दर्जा रखता है। जो ही कैप्टन ने मेरे शनाख्ती कार्ड पर मिलिट्री सीक्रेट सर्विस की खास मोहर के साथ B69 लिखा हुआ देखा, एकदम से अटेंशन हो गया। उसने पहला काम यह किया कि मिलिट्री पुलिस के 2 जवानों को ठुड्डे मारे और चीख कर अपनी जबान में कोई हुक्म दिया। फौरन मेरे हाथ खोल दिए गए। मद्रासी कैप्टन ने मेरे सामने आकर एक जोरदार सल्यूट मारा और अदब से मेरा शनाख्ती कार्ड और बटवा मुझे पेश करते हुए अंग्रेजी में कहा, सर इन्हें माफ़ कर दें, इनको आपके बारे में कुछ मालूम नहीं था। ये कहकर वो मुझे लेकर दफ्तर से बाहर आ गया। बाहर वही काला कलोटा धोती पोंछ मुखबर खड़ा था जिसने मुझे गिरफ्तार करवाया था। वो अपनी कामयाबी पर बेहद खुश था। मद्रासी कैप्टन ने बाहर निकलते ही उस मुखबर की तरफ इशारा करके चिल्लाकर कुछ कहा। फौजी जवान उसकी तरफ लपके और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अपनी जबान में न जाने क्या क्या कहता रहा। कभी कभी उसके मुंह से पाकिस्तानी भी निकल जाता था। वो यही कह रहा होगा कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ, मगर खुदा जाने इन B69 के हरूफ में ऐसा क्या तलिस्म था कि मद्रासी कैप्टन की आंखों पर जैसे पर्दा सा पड़ गया था। उसने काले मुखबर को खुद 2-4 लाते नसीद किए और मिलिट्री पुलिस से कहा कि इसे ले जाकर क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया जाए। अब वो मेरी अवभगत करने लगा। उसने ठंडा मशरूब मंगवाया और फिर बड़ी लुजाजत से बोला, सर ये मेरी गलती नहीं थी, मुझे उम्मीद है कि आप हेडक्वार्टर में मेरी शिकायत नहीं करेंगे। मालूम हुआ कि इस B69 का ताल्लुक है मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला तरीन डिपार्टमेंट से था। ये वो लोग थे जिनके इशारे पर बड़े से बड़े सरकारी अफीसर को गिरफ्तार किया जा सकता था। मैंने मद्रासी कैप्टन को यकीन दिलाया कि मैं उसके खिलाफ शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि उसकी फर्शनासी की तारीफ करूंगा। वो बेहद खुश हुआ। उसने अपनी जीप निकाली और मुझे होटल तक छोड़ने आया। वहाँ वो जीप से उतरा, एक बार फिर मुझे एक ज़बरदस्त सल्यूट मारा और हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। शनाख्ती कार्ड के खुफिया नंबर ने नहायत नाजुक वक्त में मेरी मदद की थी। रात में जल्दी सो गया। सुबह उठा। नकाबपोश इंडियन जासूस से दूसरी मुलाकात के बाद 9 दिन पूरे हो गए थे। ये 10वां दिन था। आज मुझे दिल्ली जाने के लिए तैयार रहने की ताकीद की गई थी। मुझे किसी वक्त भी लेने के लिए कोई आ सकता था। मैंने धोती कुर्ते की बजाय बुश शर्ट और पतलून पहनी। ब्रीफ केस में ज़रूरी चीज़ें रखी, अलबत्ता V2 की गोलियां और जहरीला सिगार जेब में ही रहने दिया। होटल वालों का बिल अदा करके बेरों को भी टिप दे दिया। दोपहर का खाना कमरे में खाया, फिर कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। मुझ पर गनूदगी सी तारी हो रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कर्नल नारोमनी। मैंने अपना खुफिया कोड बताया। मुझे फ़ोन पर हिदायत की गई कि टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुंचो और गेट नंबर 3 पर इंतज़ार करो। फ़ोन बंद कर दिया गया। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी, अपनी तमाम चीज़ों को आखिरी बार चेक किया और ब्रीफकेस उठाकर होटल के दरवाजे पर आ गया। एक टैक्सी रोककर मैंने ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने के लिए कहा और दिल में खुदा का शुक्र अदा करके तर्जनापुली को अलविदा कह रहा था। एयरपोर्ट पर काफ़ी रौनक थी। दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट तैयार थी। मैं हिदायत के मुताबिक गेट नंबर 3 के करीब एक तरफ इलेक्ट्रिक वाटर कूलर के पास खड़ा हो गया। 2-3 मिनट के बाद वही काला कलौटा धोती पोश एजेंट हाथ में थैला लिए मेरी तरफ बढ़ा। वो हस्ब आदत मुस्करा रहा था। उसने मुझसे हाथ मिलाया और बोला, मौसम खुशगवार है कर्नल मनी। मैंने इस बात में जवाब दिया तो उसने थैले में से खाकी रंग का एक लिफाफा निकाल कर मुझे दिया और कहने लगा, इसमें दिल्ली तक का टिकट है, तुम्हारा सीट नंबर 15 है। तुम्हारी बगल वाली सीट पर एक नीले कोट और सफ़ेद मफलर वाला एक मुसाफिर बैठा होगा जिसके माथे पर जख्म का निशान होगा। उसे कोट दरियाफ्त करना, वो हमारा आदमी है और तुम्हें दिल्ली तक पहुंचाकर वापस आ जाएगा। ये कहकर वो तेज़ी से वापस चला गया। मैंने लिफाफे में से टिकट निकाल कर गेट पर दिखाया और हवाई जहाज़ की तरफ बढ़ा। जहाज़ पर सीढ़ियाँ लगी थीं और नीचे सामान भरा जा रहा था। जहाज़ के अंदर काफ़ी मुसाफिर बैठे थे। एयर होस्टेस मुझे लेकर मेरी सीट की तरफ बढ़ी। मेरी साथ वाली सीट पर एक पुख्ता उम्र का दुबला पतला आदमी बैठा अंग्रेजी का रिसाला पढ़ रहा था। उसके गले में सफ़ेद मफलर और कोट का रंग नीला था। जब मैं अपनी सीट पर बैठने लगा तो उसने रिसाले के किनारे से मुझ पर एक निगाह डाली। मैं सीट पर बैठकर सामने से रिसाला निकाल कर पढ़ने लगा। फिर मैंने आहिस्ता से कोड दोहराया। उस आदमी ने भी कोड दोहराया। इसके बाद हम खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद जहाज़ आसमान की बुलंदियों की तरफ उठ रहा था।
दिल्ली तक उसने मुझसे कोई बात नहीं की, बस खामोश बैठा रिसाला पढ़ता रहा। मैंने भी उसे मुखातब नहीं किया। जहाज दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतर रहा था तो उसने मेरी तरफ देखे बगैर आहिस्ता से कहा, तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। जहाज रनवे पर उतर चुका था। दिल्ली में मौसम ठंडा था। मुझे बुश शर्ट में सर्दी महसूस होने लगी थी। मेरा पूरा सरार गाइड एयरपोर्ट लाउंज में मेरे आगे आगे चल रहा था। बाहर एक जानब कोने में नसवारी रंग की विजिटर गाड़ी खड़ी थी। हम खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गए और गाड़ी रवाना हो गई। मैं दिल्ली शहर पहले भी आ चुका था, लेकिन इसके नक्शे से ज़्यादा वाकिफ नहीं था। अब मेरा गाइड हस्बे मामूल खामोश था। वो जेब से पैकेट साइज की हिंदी किताब निकाल कर पढ़ रहा था। नई दिल्ली के बड़े रेलवे पुल को अबूर करने के बाद गाड़ी का रुख पुरानी दिल्ली की तरफ हो गया। खुदा जाने कौन कौन सी सड़क से होती हुई गाड़ी अलीपुर रोड पर पहुंची तो मैंने कुर्सियाँ गार्डन के पुराने मुगली दरवाजे को पहचान लिया। पहले इस दरवाजे पर जंगली गुलाब की बेलें चढ़ी हुई थीं। अब गेट के चकोर सुर्ख रंग वाले सतूनों से झाड़ झंकार साफ कर दिया गया था और बाहर एक तरफ खोखे में खड़ा एक सिपाही पहरा दे रहा था। गाड़ी आगे जाकर लखनऊ रोड की तरफ बढ़ गई और कुछ देर बाद ठंडे खामोश बरामदे वाली बोसीदा सी कोठी के पोर्च में जाकर रुक गई। यहाँ गाइड ने पहली बार जबान खोली और मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाकर कहा, इसमें कोठी की चाबी और तुम्हारे नाम हिदायत मौजूद हैं। ड्राइवर ने बाहर निकलकर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने ब्रीफकेस उठाया और गाड़ी से उतर आया। गाड़ी आउट गेट से बाहर निकल गई। कोठी काफ़ी पुरानी थी और लगता था कि एक मुद्दत से उसकी सफाई नहीं हुई। बरामदे में कोठी का ऊंचा दरवाज़ा था जिस पर ताला लगा था। मैं ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। एक नीम रोशन ठंडी राहदारी थी। मैंने बिजली का बटन दबाया और छत से लटकती बत्ती रोशन हो गई। चंद कदम चलने पर बाएं जानब कमरे का दरवाज़ा आ गया। उसे खोला तो देखा कि कमरा साफ सुथरा है। पलंग, कुर्सी, मेज, अलमारी सब कुछ मौजूद है। फर्श पुराने कालीन से ढका हुआ है। बाग की तरफ खुलने वाली खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ है। कार्नस पर एक सियाह हिरन का मुजस्मा पड़ा है। तपई पर एक टेलीफोन भी मौजूद था। मैंने ब्रीफकेस पलंग पर रखा। अलमारी खोली, उसमें स्लीपिंग सूट और खदर के कुर्ते पजामे के 4 जोड़े रखे हुए थे। मैंने खिड़की का पर्दा हटाने की बजाय टेबल लैंप जलाया और लिफाफा में से अंग्रेजी में टाइप किया हुआ खत निकाल कर पढ़ना शुरू किया। B69 किचन में लोहे का छोटा सा सेफ रखा है और उसकी चाबी नीले रंग की चीनी की केतली में पड़ी है। सेफ में तुम्हें कुछ रुपए मिलेंगे जो तुम्हारी ज़रूरत के लिए हैं। तुम अपनी अहम अशिया सेफ में मकफल करके रख सकते हो। तुम्हें कुछ दिन यहाँ ठहरना पड़ेगा। तुम शहर में आ जा सकते हो। रात को 9 बजे के बाद तुम्हें हर हाल में अपनी क़यामगाह पर वापस आना होगा। मैं फ़ोन पर तुमसे रात के 9 बजे के बाद किसी भी वक्त बात कर सकता हूँ। मेरा कोड नंबर B79 है। अगली हिदायत का इंतज़ार करो। B79 पाम ऑयल नरोमनी। किचन कमरे के बाहर राहदारी के आखिर में वाक़ था। कोने में लोहे का छोटे साइज़ का सेफ था। केतली से चाबी निकाल कर उसे खोला तो अंदर एक लिफाफे में 2000 रुपये के करेंसी नोट थे। मैंने V2 की गोलियों वाला पैकेट उसमें रखकर सेफ बंद कर दिया। जहरीला शिकार अपने पास ही रखना चाहता था। मैंने किचन का जायजा लिया और 2 नोच का सामान मौजूद था। मैंने काफ़ी बनाई और कप लेकर कमरे में आ गया। टेबल लैंप बुझाकर खिड़की का पर्दा हटाया। खिड़की का एक पाट खोलकर बाहर देखा। शाम की आमद थी। सर्दी बढ़ रही थी। अब मुझे ख्याल आया कि उन लोगों ने मेरे सर्दी के कपड़ों का कोई इंतज़ाम नहीं किया। मुझे फौरी तौर पर गर्म कोट पतलून की ज़रूरत थी। काफ़ी पीने के बाद मैंने सेफ की चाबी जेब में डाली, कोठी को ताला लगाया और कुछ रुपए साथ रखकर लखनऊ रोड से होता हुआ अलीपुर रोड पर पहुंच गया। चांदनी चौक में आकर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान से एक गर्म कोट और पतलून खरीदी और रात का खाना खाकर वापस उसी वीरान कोठी में आ गया। कम बखत ऐसा सीक्रेट मिशन था कि एक को दूसरे की खबर नहीं थी। देर देर बाद कहीं एक एजेंट मिलता जो कोई बात नहीं करता था। अशद ज़रूरत के वक्त एक आध जुमला बोलता और दूसरे के हवाले करके रुखसत हो जाता था। इस रात मेरे नए बॉस B79 का कोई फ़ोन ना आया, लेकिन मैं पूरी तरह सो भी ना सका। हर 10 मिनट बाद गैर शौरी तौर पर आँख खुल जाती है कि कहीं टेलीफोन की घंटी तो नहीं बज रही है। इसका नतीजा यह निकला कि सुबह देर तक सोता रहा। 10 बजे आँख खुली, फिर कोठी के अगबी वीरान बाग में कुर्सी निकाल कर सोनेरी धूप में बैठकर किताब पढ़ने लगा तो बैठे बैठे नींद आ गई। आँख खुली तो 11:15 बज रहे थे। कोठी को ताला लगाया और टैक्सी लेकर जामा मस्जिद के मुस्लिम इलाके में आ गया। यहाँ खाना खाकर मैं फ़ौरन ही वापस चल दिया। उसी रात 9 बजे के बाद मेरे दिल्ली के बॉस का फ़ोन आ गया। उसने मुझे हिदायत की कि मैं अपनी दाढ़ी मूंछ बढ़ानी शुरू कर दूँ और उसका काट ऐसा बनवाऊँ
जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद की दाढ़ी मूछें थीं। यह बात मेरे हक में जाती थी, क्योंकि मैं भारत के शुमाली इलाके में मुश्तबा आदमी था और पठानकोट में फौजी तनसीबात तबाह करके भागा हुआ था। मैंने शेफ बनानी तर्क कर दिया। मुझे दिल्ली की इस वीरान कोठी में रहते हुए 11 रोज़ हो गए, तो एक बार फिर B79 ने फ़ोन किया और कहा कि एक जीप मुझे लेने आ रही है, तैयार रहो। ये भी हिदायत की कि मैं V2 की गोलियां और जहरीला सिगार भी अपने साथ ले लूँ। फ़ोन बंद हो गया तो मैं सोचने लगा कि कहीं मुझसे मिशन का चार्ज वापस तो नहीं लिया जा रहा। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। 10 मिनट बाद बाहर से जीप रुकने की आवाज़ आई।